लास्ट क्लास में हमने रजिस्ट्रेशन का एक चार्ट बना दिया था। आप रजिस्ट्रेशन के चार्ट को खोल लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मिला आपको? अगर आज एक हम लोग का टॉपिक कवर हो गया तो वेल एंड गुड, और नहीं हुआ तो कल मॉर्निंग में जो क्लास है उसमें नेगेटिव लिस्ट है। कल हम लोग एनएल डिस्कस करेंगे और आज मैं 7 बजे छोड़ दूंगा आपको, मुझे कहीं जाना है। आज आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़े अच्छे से पढ़िएगा। शुरू में तो बड़ा कंफ्यूजन था इस टॉपिक को लेके कि आईपीसीसी में है कि नहीं है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग था। मैं कभी कंफ्यूज नहीं था। तो क्या होते थे, हमारे सीनियर थे गिरीश आहूजा, नाम सुने हो ना, गिरीश जी पढ़ाते थे। तो मेरे पहले वो क्या रजिस्ट्रेशन टॉपिक छोड़ देते थे। तो जब मैं आया तो मिड ऑफ द बैच में था, मैंने आधे बच्चे उनके थे रजिस्ट्रेशन पढ़ाना चालू किया, सर छोड़ दिए। मैंने कहा यार छोड़ दिए, हम भी डाउट में आ गए क्या बात है। तो ये टॉपिक आज भी एक बड़ा सस्पेंस है कि ये टॉपिक है कि नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी के छोड़ने और नहीं छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बिना तो आप एचटी क्या सीखोगे, रजिस्ट्रेशन है वन टाइम, इसलिए लोगों ने सोचा वन टाइम में छोड़ देते हैं। पर आपको जो चार्ट बनाया उतना तो याद हो गया होगा। एक प्रोवाइडर 10 लाख 9 लाख के नीचे है तो रजिस्ट्रेशन बेचारा नहीं करेगा, उसके जुल्म नहीं होगा। 9 लाख को टच करते ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा, पर और कुछ नहीं करेगा। पर जिस दिन 10 लाख के ऊपर हो गया, रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा, वैल्यूएशन भी करेगा, पेमेंट भी करेगा, एंड तो पेमेंट करेगा मंथली और क्वार्टरली, और रिटर्न फाइल करेगा हाफ ईयरली। इतना तो हो गया। रिसीवर के एंगल में देखो, 1 रुपया का बेचारे को कोई फायदा नहीं है। वो तो जहां टैक्स देने लगा, 15 सर्विस आएंगी रिवर्स चार्ज में, 15 सर्विसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर रिसीवर को टैक्स देना पड़ता है। ऐसे दिखने को 14 दिखेंगे, मैट में जब देखोगे तो 14। आप बोलेंगे भैया ने 15 कहा, उस 14 में एक सर्विस मैंने 5वें के बाद 5A बोल के डाला गया है, ठीक है, जैसे एक्ट वैसे बनाया गया। पर टोटल 15 सर्विस है जहां पे रिसीवर को टैक्स देना पड़ता है। तो उस केसेस में वो बेचारे को तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं है। वैल्यूएशन भी करेगा, पेमेंट भी करेगा, रिटर्न फाइल भी करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है। लास्ट क्लास में मैंने पहले पैराग्राफ को पढ़ा था, दूसरे पैराग्राफ को मैंने बोला था बाद में देखेंगे, तीसरे पैराग्राफ को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग सैचुरेटेड हो चुके थे। बस मैं छोड़ा तो कितने की सांस निकल गई था, बच गए आज, ठीक है। उसके बाद वाला पैराग्राफ में रीड किया था, registration is not required if service provider taxable turnover is less than 9 lakh during the PY. It is advisable to register in the same year. ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर में जो हम छोड़ के आए वो आज पढ़ लेते हैं, अभी फ्रेश हो। सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ, बोला मारो इफ, if the taxable turnover of the service provider during the previous year exceed 9 लाख। फिर ये गलत लिख रहा है, यहां पे भी गलत लिख रहा है, ये एक्सीड 9 लाख नहीं, एग्जैक्ट 9 लाख होना चाहिए, ठीक है। ये तो हम ऑलरेडी चार्ट में देख चुके हैं। और द सर्विस प्रोवाइडर इज एक्टिंग एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी मैं लिखा चुका हूं चार्ट में कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्टर तुरंत करवाना पड़ेगा। तीसरा, शायद मेरे ख्याल से मैंने ओरली इसको बोला था कि ब्रांड नेम के अंडर में अगर तुम काम करते हो, बोला था कि इस बैच में या नहीं बोला था? कोई ने फ्रेंचाइजी पूछा था, वही नालायक कहाँ है हड्डी सिंह, आया नहीं अभी तक, आएगा, अभी आएगा। वो आएगा तो तुम लोग ताली मारना है, आते हम बोल देंगे आ गया, ठीक है ना। तो अगर आप एक मान लीजिए फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट समझ लो, रिलायंस वेब देखे हो आप लोग, कई सारे सर्विस सेंटर देखे हो, यू आर सर्विसिंग, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अदर्स, ब्रांड किसी और का है, आप तो एक खाली फ्रेंचाइजी हो। तो इन लोगों को ये फायदा नहीं मिलेगा। उन बेचारों के लिए तो 1 रुपया का भी अगर वो सर्विस देंगे तो सर्विस टैक्स लगेगा। तो जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जहां लिखा है मैंने, उसके ब्रैकेट में एक छोटा सा वर्ड लिख लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर।
तो ज़्यादा ध्यान रहेगा कि भैया इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। द सर्विस प्रोवाइडर इज एक्टिंग एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इररिस्पेक्टिव, अच्छा लिखा हुआ है, रिविट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विस अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अनदर। कई लोग हैं, यहाँ पे भी आप अगर ये लाइन लिख लो तो कितना अच्छा रहेगा ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। आगे हम लोग का हरी सिंह, तालियां। सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड सर्विस अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अनदर। द सर्विस रिसीवर इज लाइबल टू पे सर्विस टैक्स बिंग रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर रिवर चार्ज। मेरे ख्याल से ये 4 पॉइंट है जहां पे रिक्वायर्ड है, उसमें 3 पॉइंट तो चार्ट में ही है अपने, 1 पॉइंट खाली ब्रांड नेम ऑफ अदर्स वाला है, उसको ध्यान रखना, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो एग्जाम में आता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीड्यूर, बेटा ये पूरा का पूरा चेंज हुआ था 2014 में, पहले ऐसा नहीं था, इसलिए एकदम लेटेस्ट है। क्या करना है, पहले क्या होता था कि आप पे भरोसा नहीं था, आप एप्लीकेशन करते थे, डिपार्टमेंट आता था, पहले चेकिंग होती थी, फिर जाके रजिस्ट्रेशन होता था। मोदी जी ने कहा भैया हमको आप पे भरोसा है, आप पहले कर लो, हम रजिस्ट्रेशन देंगे, बाकी बातें बाद में करते रहेंगे। आप हमारे देश के नागरिक को आप ही पे भरोसा ना करें तो फिर किस पे करें। तो उन्होंने सिस्टम को ही चेंज किया था पहले बजट में। क्या सिस्टम आ गया देखो, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एट ACES वेबसाइट www.aces.government.in इन फॉर्म नंबर ST1। याद रखना, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन जो होता है फॉर्म नंबर ST1 में होता है। CS वालों जो भी है ध्यान रखना, ये सब आता है आपके एग्जाम में। ST1 में आपका एप्लीकेशन होगा और ST2 में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा। वहीं पे बगल में ब्रैकेट में लिख लो, ST2 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को बोलते हैं, RC। फॉर्म नंबर कुछ भी पूछे ध्यान रहेगा ना। RC2 इज व्हाट, सॉरी ST2 इज व्हाट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चलिए आप ऑनलाइन जाइएगा, आप आज भी कर सकते हैं, आपके मोबाइल में सब में इंटरनेट होता ही है, आज के ज़माने में व्हाट्सएप चलता ही है, गूगल में सर्च मारते ही हो, और वहाँ अच्छी चीज़ों का भी मार लिया करो कभी कभी। आज इसी साइट का सर्च मारेंगे हम लोग, ठीक, और साइट का सर्च मार के देखते हैं आगे क्या क्या बोलता है। पैन मैंडेटरी, क्यों मैंडेटरी, अभी से जान लो। ST जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है ये 15 डिजिट का होता है, इसके 15 डिजिट के पहले 10 डिजिट जो होते हैं वो पैन नंबर ही होते हैं, इसका मतलब है बिना पैन के नहीं होगा। फिर जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर 10 नंबर, फिर होता है ST माने 10 पैन नंबर हो गया, फिर लिखेगा ST मतलब सर्विस टैक्स, फिर आएगा 001, 002, 003, 004, 005। इसका मतलब ये सीरियल नंबर है, एक पैन के अगेंस्ट में आपने कितनी सर्विस को रजिस्टर कराया उसी से पता चल जाएगा। अगर एक सर्विस है तो 001, 2 है तो 002, 5 है तो 005। मतलब एक पैन में आप मल्टीपल सर्विस को रजिस्टर कराएंगे तो मल्टीपल नंबर वहाँ पे अपने आप रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, जिससे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा आप कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस बात से ये भी पता चल रहा है ना, एक बंदा मल्टीपल सर्विस अगर देता है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन में उसका काम हो सकता है, उसको बार बार नई नई सर्विसेज के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं, खाली अमेंडमेंट कराएगा काम हो जाएगा, उसका खाली सीरियल नंबर बढ़ेगा, पहले 1 था तो अब 2 हो गया, 2 था 4 हो गया, 4 था 8 हो गया, 8 था 16 हो गया। आई इन हाँ ST आ गया पर अभी ST लिखेंगे वो अक्टूबर के बाद। पैन मैंडेटरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैन का कोई जरूरत नहीं है। ईमेल एंड मोबाइल नंबर ये बहुत मैंडेटरी कर दिया इस बार, पहले नहीं था ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो ईमेल और मोबाइल नंबर तो इसलिए जरूरी, आजकल सब अपडेट आपको मोबाइल में भेज देता डिपार्टमेंट, तो ज्यादा झमेला नहीं है। रजिस्ट्रेशन टू बी ग्रांटेड विद इन 2 डेज, पहले ये था 7 डेज, अब हो गया है 2 डेज। तो कहीं आंसर अगर आप 7 डेज देख लो, हो सकता है ना कोई आंसर अभी भी नहीं है, तो घबराना मत, वो 7 डेज चेंज होके अब 2 डेज हो गया है, ठीक है। 2 डेज once the completed application form is filed in ACES, registration would be granted online within 2 days, thus initiating trust based registration. That is a very interesting word, trust based registration। माने हमने आपके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की, आपने एप्लीकेशन किया, हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं, हम आप पे भरोसा करते हैं। ट्रस्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन, पहले ये नहीं था, अब हम आप पे भरोसा करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। पर इसके बाद का काम आप टाइमली निपटा लेना, नहीं तो कैंसिल कर देगा। देखो, ऑन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन
द एप्लीकेंट वुड ऑल्सो बी इनेबल टू इलेक्ट्रॉनिकली पे एसटी। सीधी बात तो सुन लो बेटा, आज के टाइम में फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ एसटी इज इलेक्ट्रॉनिकली मैंडेटरी हो गया है। अब आपको पेमेंट जो करना है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली करना है। रिटर्न फाइल तो पहले से ही मैंडेटरी था इलेक्ट्रॉनिकली, आज मैनुअल कुछ नहीं होता है। बहुत अनयूजुअल सिचुएशन होती है तो फिर आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज शायद आपको परमिट करे कि आप मैनुअली करें, पर आप मैनुअली कभी मत लिखेगा क्योंकि वो बहुत रेयर होता है, याद रखना इलेक्ट्रॉनिकली। चलिए फर्दर, एप्लीकेंट वुड नीड ए साइंड कॉपी would not need a signed copy of registration certificate as a proof of registration। पहले वो सर्टिफिकेट देता तो उसको प्रूफ बनाने के लिए, आजकल कुछ नहीं, बहुत हाईटेक जमाना है, ऑनलाइन आ जाएगा, आप इंटर मारोगे प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा और प्रिंट आउट ही आपका क्या है बेटा, प्रूफ हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोडेड फ्रॉम ACES वेबसाइट वुड बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन डिस्पेंसिंग विद द नीड फॉर ए साइंड कॉपी। पहले एक साइंड कॉपी ऊपी होती थी, आजकल कुछ नहीं, प्रिंट आउट निकाल लो, दैट्स ऑल, उसका जीरोक्स भी लगा लेना। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सबमिटेड विद इन 7 days, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। रजिस्ट्रेशन हो गया ना, अब 7 दिन के भीतर क्या करना है, डॉक्यूमेंट जमा करके आना है आपको। पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट जमा होता था फिर रजिस्ट्रेशन होता, अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्यूमेंट का खेला है। फ्रॉम द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। पहले में क्या होता था, इससे साइन करा उससे साइन, याद होगा हम लोग बचपन में बहुत धोखा खाए हैं, कभी गैजेटेड ऑफिसर चाहते थे, प्रिंसिपल से साइन कराना पड़ता था, ये सारी कहानी बंद हो गई। बोला आप हमारे देश के नागरिक हो तो भैया तुम पे ही भरोसा करेंगे ना, तुम खुद साइन करो, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट कंसर्न डिवीजन विद इन 7 days ऑफ फाइलिंग द ST1 ऑनलाइन फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन। क्या क्या जमा करना है, कॉपी ऑफ पैन, पैन तो पहले जमा करना क्योंकि पैन नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं होगा। फोटोग्राफ एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है ना, अपना वो ओसामा बिन लादेन जैसा एक फोटो लगा लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। डॉक्यूमेंट टू एस्टैब्लिश्ड पोजेशन ऑफ द प्रीमाइसेस टू बी रजिस्टर्ड, आप जिस प्रीमाइसेस को रजिस्टर करवा रहे हैं उसका अगर भाड़े का मकान है तो लैंडलॉर्ड से रेंट स्लिप ले लीजिएगा, और अगर आपका मकान है तो म्यूनसिपैलिटी का रिकॉर्ड दे दीजिएगा। डिटेल्स ऑफ मेन बैंक अकाउंट, ऐसे आपके बहुत सारे, कितना गंदा है ना, मतलब मेन बैंक अकाउंट माने मेन जो है वही दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे अकाउंट है आपके। चलिए डिटेल्स, सॉरी MOA AOA लिस्ट, ये तो तब होगा जब कंपनी है, ठीक है। ऑथराइजेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के केस में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, प्रोप्राइटर फॉर द पर्सन फाइलिंग द एप्लीकेशन। बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर क्या होता है बेटा, हो सकता है आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हो सकता है आप सेंट्रल एक्साइज में भी हो सकता है आप CST माने इंटर स्टेट सेल करते हो सकता है लोकल सेल करते हो, तो आप वैट में भी हो सकता है, आप CST में भी हो सकते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम में भी है, या एक्साइज में, तो आपको एक बिजनेस कोड मिलेगा, अगर आप हैं तो कोड होगा, वो कोड भी आप जमा कर दीजिएगा। देखो क्या लिखा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नंबर obtained from the government department or agency such as custom registration, import export code, VAT, CST number, company index number which have been issued prior to the filing of ST registration application. Where the need for verification of the premises arises, पहले क्या होता था, अब पहले तो वेरिफिकेशन होता था, अब अभी आपने पासपोर्ट में भी देखा होगा कितने सारे रूल चेंज हो गए हैं ना, वैसे ही है। तो पहले क्या होता था, करप्शन था, आपने एप्लीकेशन किया, डिपार्टमेंट का आदमी आया, पैसे खाया, बहुत लफड़ा था। अब सीधा है भैया, अगर डाउट होगा तो प्रीमाइसेस के वेरिफिकेशन के लिए कोई आदमी आएगा, पर कोई छुटका मुटका अब नहीं आएगा पैसा खाने वाला, अब नॉट बिलो द रैंक ऑफ ACDC आएगा, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से बिलो रैंक का आदमी नहीं आएगा, और उसका तुम पैसा क्या खिलाओगे, 500 रुपया। देखो, where the need for verification of premises arises, the same will have to be authorized by an officer not below the rank of additional commissioner or joint commissioner. That is a very good step. Revocation, verification हुआ, वेरिफिकेशन में पता चला जिस मकान को आपने रजिस्ट्रेशन कराया मकान नहीं, वहां तालाब है, जिस SSC के नाम पे वो SSC है ही नहीं, तो ऐसे कई केसेस मिलेंगे जहां पे डिपार्टमेंट आपके रजिस्ट्रेशन जो उसने ग्रांट किया रिवोक कर देगा, रिवोकेशन,
देखो, रिवोकेशन इफ नॉन एग्जिस्टेंस एसएससी और एप्लीकेशन इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट or document not received within 15 days from online application. The registration certificate may be revoked by ACDC in any of the following situation after giving the SSC an opportunity to represent against the proposed revocation and taking into consideration the reply received. मैंने आपको पहले भी कहा है, DT हो या IDT हो, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब मैं सुनवाई का मौका दूंगा, बिना सुनवाई का मौका दिए बिना अगर मैंने कुछ भी किया तो वर्ड अब इनिशियो हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए जब भी तुम देखा करो एक लाइन लिखी रहती है आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ये लिखना पड़ेगा, और ये नहीं किया तो डिपार्टमेंट नुकसान में चला जाएगा। आइए, इफ एनी, अब कब कब रिवोकेशन होगा ठीक से देखना, पॉइंट वाइज है। ए, द प्रीमाइसेस आर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंस और नॉट इन पोजेशन ऑफ द एसएससी, या तो है नहीं और है भी तो किसी और के नाम का है। नो डॉक्यूमेंट आर रिसीव विद इन 15 days ऑफ फाइलिंग एंड द डॉक्यूमेंट आर फाउंड टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। ये तो प्यार से लिख लोगे, एकदम इजी है, कोई माने प्रीमाइसेस ही नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंट जो हैं वो इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, या आपने 15 दिन में डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, तो जो आपको ट्रस्ट बेस्ड रजिस्ट्रेशन दिया गया था उसको डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिवोक। आई, देख भाई, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है कोलकाता में, इसके प्लेस ऑफ बिजनेस की बात करें, पीओबी प्लेस ऑफ बिजनेस, इसका दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, चेन्नई में भी है और बैंगलोर में भी है। यानी कि यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस फ्रॉम मोर देन वन प्लेस और प्रीमाइसेस, यानी कि द सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग सर्विस कहां से, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द सर्विस from more than one premises. आगे, सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द सर्विस फ्रॉम मोर देन वन प्रीमाइसेस, तब ऐसी सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखो तो अलग अलग प्रीमाइसेस से वो कर रहा और मोर देन है, तो आपके रूल के हिसाब से हर प्रीमाइसेस को सेपरेटली रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर्विस आप मल्टीपल दे सकते हो, पर प्रीमाइसेस अलग हो गया तो हर प्रीमाइसेस का आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हेडेक है। तो इस हेडेक से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया कि अगर आप कोलकाता में हो और कोलकाता में ही आपके 4-5 प्रीमाइसेस हैं और आपको पता है कि ये सारे के सारे प्रीमाइसेस सेम कमिश्नर के अंडर में ही आ रहे हैं, सेम, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करना, उस कमिश्नर को एप्लीकेशन करना फॉर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन। क्या सेंट्रलाइज, यानी कि सिंगल रजिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 नियम होते हैं, या तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम या फिर आपका बिलिंग सिस्टम भी कहीं सेंट्रलाइज होना चाहिए। यानी कि ये सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड अ सर्विस फॉर मोर देन वन प्लेस और प्रीमाइसेस can go for centralized registration provided accounting system और billing system must be centralized। ये 2 वर्ड याद रखना, बिलिंग और अकाउंटिंग सेंट्रलाइज होगी तभी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होगा। अब आप एप्लीकेशन किसको करोगे, ये बड़ा मजेदार पॉइंट है। अगर जितने भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस है अगर सेम कमिश्नरेट के अंदर में आते हैं तो कमिश्नर को एप्लीकेशन कर दो, और अगर अलग अलग आ रहा है जैसे यहां दिख रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो ऐसे केसेस में डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स को एप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा। यानी कि डिफरेंट हो गया तो डीजीएसटी के पास जाओगे और सेम हो गया तो कमिश्नर है, बस और कुछ नहीं है। पर मेन मुद्दा क्या है, अकाउंटिंग और बिलिंग सिस्टम। यहां तो बड़ा इजी दिख रहा है ना कि 4 सर्विस है तो 4 का, पर कई बार एक एग्जाम्पल, बड़ा इजी एग्जाम्पल, आईसीआईसी बैंक आप जानते ही हो है, अपनी सर्विस को जोन वाइज बांट के रखा है। यहां तो प्लेस बांटा है, उन्होंने जोन बांट दिया, ईस्टर्न जोन,
वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन एंड नॉर्थ, पंजाब वाला पूरा बेल्ट हो गया, एंड सेंट्रल छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट हो गया। ठीक, इन्होंने जोन वाइज बना दिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल हो गया। अब ईस्टर्न में भी तो ICICI बैंक के हजारों ब्रांचेस हैं, है कि नहीं? यहाँ पे भी है, हर जगह से। तो इन्होंने क्या किया, जोनल सिस्टम में चले गए। जो रजिस्ट्रेशन करवाया, ये रजिस्ट्रेशन इन्होंने सेंट्रलाइज तो करवाया, पर ये सेंट्रलाइज किसके हिसाब से कराया? रीजनल के हिसाब से। अब ईस्ट में एक जगह करवा लिया जहां पे बिलिंग और अकाउंटिंग सिस्टम इनका सेंट्रलाइज है, ऐसे करके जोन वाइज। ऐसे में कौन कौन जाता है? इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ये लोग क्या करते हैं? जोन वाइज रजिस्टर करा लेते हैं और अकाउंटिंग और बिलिंग को एक जगह मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनके लिए इतना सारा का एक जगह कराना भी नामुमकिन है। तो दोनों ही तरीका है आपके पास करने का, पर याद रखना इसकी लैंग्वेज एक ही लिखनी है। एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे? इफ ए सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड द सर्विस फ्रॉम मोर देन वन प्लेस और प्रीमाइसेस, he can go for centralized registration provided accounting system और billing system must be centralized। एकदम सिंपल लैंग्वेज है। फिर आपको लिखना और बढ़ाना हो तो इसको और डेवलप कर सकते हैं। इफ ऑल द प्लेस ऑफ बिजनेस आर विद इन द सेम कमिश्नरेट देन एप्लीकेशन इज मेड टू कमिश्नर, और इफ द डिफरेंट कमिश्नरेट देन एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स। दैट्स ऑल। अब पढ़ सकते हैं हम लोग। Where a service is rendered from different location, again from different location, falling under different commissionerate, multiple registration are required. However, even in this case a single registration is possible with the permission from the department if the SSC maintains centralized billing or centralized accounting for multiple, underline कर लेना, centralized billing और and नहीं है, हाँ और है, centralized billing or centralized accounting for multiple service provided from more than one premises. Such premises can be granted by Chief Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise. आप याद रखना, इसको हम लोग बोलते हैं CC Central Excise, और डबल ट्रिपल CE मतलब चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज। शॉर्ट वर्जन में आएगा ना तो ध्यान रखना क्या है। तो आप एप्लीकेशन किसको करोगे? या तो चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज या कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज। इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर फॉलिंग अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ वन चीफ कमिश्नर, इफ द प्रीमाइसेस ऑफ द SSC आर फॉलिंग अंडर जुरिडिक्शन ऑफ मोर देन वन कमिश्नर, देन यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू whom? DGST, डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ मल्टीपल सर्विस, मल्टीपल सर्विस में क्या मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो गए, सिंगल से काम हो जाएगा। आप दो चार सर्विस देते हो, दो चार एप्लीकेशन करोगे, सिंगल एप्लीकेशन में काम है? मल्टीपल एप्लीकेशन करोगे। तुम्हारी हालत उनकी तरह है या सुबह वाले लड़कियों की तरह? स्टार्ट होते ही मैंने पढ़ाया कि आप अगर एक जगह से सर्विस दे रहे हो, एक दे रहे हो तो 001, दो दे रहे हो तो 002, तीन दे रहे हो तो 003, फिर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कराओगे? कहाँ हैं आप? वन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज इनफ, लिख दिया, इनफ इज इनफ। Even though the service provider providing multiple service, all service can be mentioned in one ST1 form and the same can be submitted in the office of superintendent of central excise। एकदम सिंपल है। खाली सर्विस चेंज होगी तो क्या होगा? मान लो अभी आपने दो सर्विसेज से रजिस्टर किया, अचानक आपका मन हुआ तीसरी करें, तो आप कुछ मत करना, इसको कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। आप अमेंड कर लेना, दे देना, वहां पे 003 हो जाएगा, नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर प्रीमाइसेस चेंज होगा तो बेटा फिर तो चक्करबाजी हो जाएगा। सेम चीज एक्साइज में मिलेगी आपको। एक्साइज का भी रजिस्ट्रेशन नंबर 15 डिजिट का ही होता है बेटा। उसका पहला 10 डिजिट होता है पैन, 11-12 होता है MF, मैन्युफैक्चरर, 001, 002। इसका मतलब एक
रजिस्ट्रेशन में कितने प्रीमाइसेस आपने रजिस्टर करवाए हैं, वहां पे वैसा मतलब है, यहाँ पे ऐसा मतलब है। Mr. A is providing erection, commission and installation service in addition to mandap keeper. How many application for registration? 2, 1, single या double? Single यार. Single ST form is enough for all multiple service rendered by Mr. A. Transfer of business. आपने अपने बिजनेस को बेच दिया। बिजनेस बेच दीजिए भैया, सब कुछ बिकाऊ है, पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बिकाऊ नहीं है, वो दूसरे के पार्टी पाले में नहीं जाएगा। यानी कि आपने अगर अपना बिजनेस को ट्रांसफर किया तो सब कुछ करिए, नो प्रॉब्लम, पर सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो नॉन ट्रांसफरेबल है। जो बिजनेस जो नया परचेज करेगा वो फिर से रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा। देखिए, इफ एसएससी ट्रांसफर इज बिजनेस टू अनदर पर्सन, the transferee shall obtain a fresh certificate of registration. Certificate of registration, underline, certificate of registration is non-transferable. Non-transferable. Next. Example. Mr. X, provider of service since 2006. He holds service tax registration under service tax provision. Mr. X subsequently sold the entire business to Mr. Y for rupees 10 lakh. You are required to answer the registration number of Mr. X will be the registration number of Mr. Y. No. क्यों आंसर नो के साथ क्या लिखोगे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक, आगे चलते। अमेंडमेंट, दो चीजें वर्ड सुने हो ना बेटा, एक को अमेंडमेंट कहते हैं, एक को नया रजिस्ट्रेशन लेना बोलते हैं। अमेंडमेंट का मतलब एग्जिस्टिंग में ही थोड़ा बहुत इधर उधर हेरा फेरी, और नए का मतलब फिर से नया एप्लीकेशन करना। कुछ जगह अमेंडमेंट से काम हो जाएगा और कुछ जगह नया लेना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने नई सर्विस देना चालू की, आप अमेंडमेंट करवा लो। आपका घर चेंज हो गया, प्रीमाइसेस चेंज हो गया, आप अमेंडमेंट करवा लो। पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया, अमेंडमेंट नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? नया करना पड़ेगा। देखिए, certain changes may require amendment in registration certificate. However, no new registration number will be allotted. Whereas any change in the constitution of business, then new registration number is required to be obtained. Change in the registration certificate. Service provider providing any other taxable. क्या था? पहले दो था, अब एक नई सर्विस देने लगे, अमेंडमेंट करवा लो। चेंज ऑफ बिलिंग एड्रेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। आपका भी तो होता है ना बेटा, आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, एक जगह रहते हैं दूसरी जगह, तो नया आधार कार्ड बन के आएगा क्या है? या नया बैंक अकाउंट खुलेगा अब आपका, या खाली एड्रेस में चेंजेस आएगा? बस वही तो है। सर्विस प्रोवाइडर इंटेंड टू फर्निश एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है दे सकते हैं आप। शुड बी इन्फॉर्म इन राइटिंग टू द असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज विद इन, गोला मान लो 30 days. Hence, the revised registration certificate will be issued after cancelling the registration certificate issued earlier. However, underline, no new registration number will be allotted. नया कुछ नहीं मिलने वाला है। Change of business constitution. अब ये पुराना से काम नहीं चलेगा, नया लाना पड़ेगा, नया। Certain changes may cause changes of business constitution, like partnership firm convert into private limited or public limited company, a private limited company convert into public limited company, and so on. Hence, the transferee need to obtain, underline, fresh registration certificate with a new number. यानी कि constitution में change हो तो नया registration, और नाम में, सर्विस में चेंजेस हो, मामूली चेंजेस हो तो अमेंडमेंट में काम हो जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है बेटा, अमेंडमेंट भी पूछ सकता है और तुमको न्यू रजिस्ट्रेशन भी पूछ सकता है। साइलेंट फीचर ऑफ एसटीसी कोड, मेरे ख्याल से ये खुद आप पढ़ लो तो काम हो जाएगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है।
बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है 15 डिजिट का गेम, और मेरे ख्याल से 2 मिनट का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ एसटी हो गया, प्रीमाइसेस कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये रहा ICICI बैंक वाला। मल्टीपल सेंट्रलाइज तो है पर एक बार नहीं 4-5 बार है। जोन वाइज वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। देख लो, ए बैंक लिख ही दिया, बैंक हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, a regional office at Chennai, Hyderabad and Cochin. ठीक है? And the bank has centralized billing or centralized accounting facility available at each of these regional offices in addition to the head office. Such bank at its option can obtain multiple centralized registration for each regional office for the purpose of discharging the service tax liability. बच्चा लोग का है cancellation, very very important for exam. सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, और मेरे ख्याल से आप रीडिंग करते ही आपको याद हो जाएगा क्या बोल रहा है। लॉजिक की बात है। कब कैंसिल होगा? कैंसिलेशन वर्ड भी है और सरेंडर वर्ड भी है। जिस दिन आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं आप कैंसिल करवा लीजिए, और कैंसिल करवाने के पहले नियम है, जो भी डिपार्टमेंट का बकाया है वो पेमेंट करिए, तभी जाके वो कैंसिल करेगा। ठीक है? आपका बकाया 1.5 लाख रुपये है, आपने कहा दूर कैंसिल कौन कराएगा, छोड़ यार 1.5 लाख देना पड़ेगा। आप बिना कैंसिल कराए चले गए। थोड़ा दिन बाद डिपार्टमेंट का नोटिस आया, 1 साल बाद, आपका 2.25 लाख बकाया। बोला पागल हो गया क्या, पहले 1.5 लाख था 2.25 कैसे हो गया? ठीक है, अब बताओ ये क्या चक्कर है? क्योंकि सर्विस टैक्स कहता है रिटर्न फाइल करो हाफ ईयरली, और जब रिटर्न फाइल करने की बात आती है तो उसमें नील रिटर्न भी फाइल होता है। आपने कैंसिल नहीं कराया तो आपकी जिम्मेदारी थी, सर्विस नहीं दे रहे हो, नील रिटर्न तो फाइल करना था, आपने नहीं किया, तो इसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। पेनल्टी नहीं है, फाइन देना पड़ेगा। फाइन 15 दिन का डिले होता है तो 1000 रुपये। कोई कुछ बोले, सुनना चाहता हूं मैं। कुछ महारथी तो बैठे हैं, उनको तो रेक्टिफाई करना चाहिए था। हैं? इतने जल्दी भूल जाते हो नालायकों। 15 दिन का डिले होगा 500, 15 दिन से ऊपर डिले होगा 1000, और फिर 30 दिन हो गए, 31 होते ही 1100, 32 होते ही 1200, 33 होते ही 1300, यानी 100 रुपया करके पर डे बढ़ना चालू हो जाएगा। पर मैक्सिमम कितना? 20,000। तो आपका नोटिस तो ठीक है, 20,000 का फाइन लगाएगा, रिटर्न नहीं फाइन करने की पेनल्टी भी लगाएगा 10,000 रुपये की। सोचो, और पैसा नहीं दिए हो उसका इंटरेस्ट भी लगाएगा 18, 24, 30%। समझे? इंटरेस्ट का रेट सुनो, 18, 24, 30। मजाक नहीं है। आज से 1 साल पहले ये केवल 18 हुआ करता था, अब इसका 3 पार्ट कर दिया। 6 महीना तक डिले होगा तो 18, 6 महीना से ऊपर 12 महीना 24, और 12 महीना के ऊपर 30। बर्बाद हो गए हम तो। और इस बार एक और नया नियम आया है। पहले क्या था कि सेक्शन 77 में जो पेनल्टी हुआ करती थी, अगर आप रीजनेबल कॉस्ट दे दोगे तो पेनल्टी माफ हो जाएगी। इस बार इस सेक्शन को अमेंड कर दिया, मतलब पेनल्टी माफ हो बंद हो गई है, अब पेनल्टी देनी ही पड़ेगी। 2015 से ही अमेंडमेंट आ गया, देते ही हमें पेनल्टी। पहले तो घूस दे देते थे, 10,000 का पेनल्टी पकड़ा दे, 2,000 रीजनेबल कॉस्ट, काम खत्म। आई वंस रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड it will be valid till such time it is surrendered. However, registration can be cancelled in the following cases. Service provider cease to, underline the word cease to. आप ही भगवान को प्यारे हो गए हो तो फिर क्या करे बताओ? अच्छा, ये तो बिजनेस प्यारा हो गया है। सर्विस प्रोवाइडर cease to provide taxable service. सर्विस प्रोवाइडर भगवान को प्यारा हो गया है। सोल प्रोवाइडर कंपनी में हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है बताओ? एंड तीसरा, सर्विस प्रोवाइडर ट्रांसफर इज बिजनेस इन फेवर ऑफ अदर्स। ये 3 पॉइंट एग्जाम में लिखना है। बिजनेस का बंद होना, आदमी का ऊपर जाना, और बिजनेस का ट्रांसफर कर देना। ये 3 सिचुएशन है जहां पे आपको कैंसिल या सरेंडर करवाना पड़ेगा। बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज शैल इंश्योर दैट SSC has paid all the monies due to सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। पहले पैसा दो फिर कैंसिल कराओ।
ये तो पानी है एकदम, है ना। पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ये सब पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। नीचे खाली जगह जो लिखा हूं वैसे लिख लो। एसी बंद करने बेटा, उधर से किसी कोई बोल रहा है एसी चलाइए, इधर कोई बोल रहा है बंद करिए, तो बेटा एसी तो देखा आवाज आ गई ना, एसी चलाइए। 10 मिनट के लिए एसी चला दीजिए प्लीज, गर्मी में पागल बेहाल हो जा रही हूं, मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। मैं यही काम करूं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम के लिए 2-3 चीजें तो याद रखना बेटा, जो एग्जाम में हमेशा आती है। पेमेंट का डेट, रिटर्न फाइल का डेट, वैल्यूएशन, ये 3-4 चीजें तो आपके एग्जाम में मिलना ही मिलना है। तो पेमेंट वेस्टी नहीं पूछा है तो फिर क्या पूछेगा बताओ। लिखो पॉइंट नंबर 1 इधर में, इन केस ऑफ इंडिविजुअल, in case of individual, proprietor, ठीक है ना, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, कॉमा पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, ठीक, कॉमा एसटी इज पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो लैंग्वेज है यही लैंग्वेज आपके एग्जाम में उतरनी चाहिए, क्योंकि इस लैंग्वेज में आप स्टार्टिंग कह रहे हो किसके लिए, पहला लिखा टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बता रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जा रहा है। ST is paid to the credit of central government as on 6th day of the month, 6th day of the month, 6th day of the month, ये भी पता चल गया 6 तारीख इज द ड्यू डेट। 6th day of the month following the quarter, 6th day of the month following the क्वार्टर। इस बात का क्या मतलब हुआ, क्वार्टर के एंड के बाद, यानी कि अप्रैल में जून, 3 अप्रैल में जून का क्या, 6 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर 6 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च, मार्च का पेमेंट मार्च में ही होगा। एकदम फिक्स है बेटा, एकदम हंसते हंसते याद रखना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग में क्लास में सेट कर लो। ये सब जाके थोड़े खोल के पढ़ना चालू करोगे ड्यू डेट क्या है। एज ए प्रोफेशनल तुमको तो मुंह जवानी ये सब याद होना चाहिए कि इन लोगों के लिए क्वार्टरली पेमेंट और क्वार्टरली बढ़ाई जी, अप्रैल में जून, 6 जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, 6 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च, ठीक है। टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे मुझे लिख लेना फिर से, टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन 6th day of the month following the quarter in which service is provided or to be provided। आप क्वार्टर भी तो पता लगाओगे ना, कौन सा क्वार्टर में, जिस क्वार्टर में आप सर्विस दे रहे हो, सर्विस इज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। समझ गए, आपको इंफॉर्मेशन रहेगी अप्रैल में जून, तो आप समझ लेना है अप्रैल में जून में आपने जितने भी इनवॉइस रेज किए हैं, उस इनवॉइस के ऊपर जो 14% का एसटी है वो 6 जुलाई तक पेमेंट हो जाना चाहिए। आइए इधर आइएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी अदर, जब हम लिखेंगे बेटा इन केस ऑफ एनी अदर में क्या कौन आया, HUF आ गया, कंपनी आ गया, AOP आ गया, BOI आ गया, माने इन 4 को छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो एनी अदर में फॉल कर गए। इन केस ऑफ एनी अदर, कॉमा ST इज पेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ST is paid to the credit of central government as on 6th day of the month following the calendar month,
6th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ। सुन लो इसका मतलब, अप्रैल में जो सर्विस दी 6 मई, मई में 6 जून, जून का 6 जुलाई, जुलाई का 6 अगस्त, अगस्त का 6 सितंबर, सितंबर 6 अक्टूबर, अक्टूबर 6 नवंबर, नवंबर 6 दिसंबर, दिसंबर 6 जनवरी, जनवरी 6 फरवरी, फरवरी 6 मार्च, मार्च का मार्च। बस इसका मतलब दो ही है ना, मंथली और क्वार्टरली। क्वार्टरली किसके लिए? इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म, ठीक, एलएलपी सॉरी, और बाकी सबके लिए मंथली। टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन 6th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द कैलेंडर मंथ इन विच सर्विस इज प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड। इन विच सर्विस इज प्रोवाइडेड टू बी प्रोवाइडेड, ठीक है। एक स्टार मार्क्स करके लिख लो नीचे। इन केस, इसी के नीचे स्टार मार्क्स पूरा के लिए, पूरा के लिए। इन केस ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड इन द मंथ ऑफ मार्च, इन केस सर्विस इज प्रोवाइडेड or to be provided in the month of March, comma, month of March और क्वार्टर एंडिंग ऑन मार्च, क्योंकि कैलेंडर मंथ है तो क्वार्टर भी तो एंड होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च, और क्वार्टर एंडिंग ऑन मार्च, comma, ST is paid as on 31st March. As on 31st मार्च। हो गया बेटा? माने देखो जनवरी फरवरी मार्च तो क्वार्टर एंड होगा मार्च में, या कैलेंडर मंथली है तो मार्च में एक मंथ आया, तो जो क्वार्टर एंड हो या मंथ हो, मार्च का मार्च में ही पेमेंट करना है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6th को इसने पूछा है क्वेश्चन, 6th को अगर हॉलीडे हुआ तो नेक्स्ट वर्किंग डेज, प्रीवियस डे नहीं, नेक्स्ट वर्किंग, नॉट डेक्स डे मत लिखना, क्या लिखो? नेक्स्ट वर्किंग डेज। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18 में हम आ गए हैं। सोचो, इनवॉइस अंडर सर्विस टैक्स, ये सर्विस टैक्स का सबसे बड़ा यंत्र है, इसके बिना एसटी कुछ नहीं है। उसका नाम है इनवॉइस। कई लोग इसे कहेंगे बिल, कई लोग इसे कहेंगे चालान। तो देख, जब जब पता चल जाएगा कौन कितना पढ़ा हुआ है। इनवॉइस बोलते ही समझ में आ जाएगा लड़का पढ़ा लिखा है, बिल बोलते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चालान मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम में लगा हुआ है, क्योंकि वही लोग लिखते हैं चालान, चालान कट गया, चालान कट गया, समझ गए ना। तो कुछ भी हो वर्ड अपने को क्या करना है, ये तीनों ही एक ही वर्ड है। और याद रखना है इसका नियम, जिस दिन सर्विस खत्म हो उसके 30 दिन के भीतर इनवॉइस आपको रेज करना पड़ेगा। कितने दिन? 30 दिन। अगर आपने नहीं किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप पढ़ेंगे बाद में, जब पीओटी पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन रूल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A एंड 9 में आप समझानेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेज। पर आपको सीखने के लिए क्या सीखना है? कंप्लीशन के 30 दिन के भीतर आप इनवॉइस रेज कर दीजिएगा, ठीक, पढ़ लीजिए। सर्विस टैक्स प्रोवाइडर is required to issue within 30 days of completion of service an invoice or a bill or a challan signed by him or a person authorized by him. Such invoice must contain the following information. आप ना दिमाग लगाओ, मेरी बात तुम इतना छटपटा काहे रहे हो? बैठे रहो चुपचाप, छटपटाओ मत। वेरी बैड। चलिए, एक इनवॉइस है
ठीक है, जिसके ऊपर लिखा रहेगा मिड ऑफ द टॉप में इनवॉइस। लिखने बोले हैं क्या अभी हम तुमको? बोले हैं? कॉपी कर लेते हो तुरंत? अभी बना के मिटा देंगे, शांति से देखो। इनवॉइस, जैसे हम टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिलेगा सीरियल नंबर 1234। इधर आपको मिल जाएगा क्या? डेट। ठीक है ना? एक्स वाई जेड एंड कंपनी, प्रोवाइडर का नाम, 72/NK लेन, उस नालायक का एड्रेस, और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, आरसी नंबर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। फिर नीचे रहेगा नाम, लेने वाले का नाम, लेने वाले का एड्रेस। ठीक है ना? उसके बाद ऐसे अब इसके बाद क्या हो सकता है आपको पता है कि नहीं? नहीं, मैं क्या यहाँ पे कैसे रहता है, कोई काम का नहीं है। ठीक है ना? यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन तो रहना ही पड़ेगा। क्या मिलेगा सबसे पहले आपको? क्लासिफिकेशन, इधर में वैल्यूएशन, वैल्यू। इसके बाद यहां मिलेगा आपको एचटी, और फिर यहां पे मिलेगा साइन। जो भी लिखे तुमको क्या करना है? तो अपना साइन मारो अपना कॉपी में, हमारा कहाँ कॉपी कर रही है? ये भी कॉपी करेगी क्या? इसलिए कहते हैं नकल के लिए अकल भी चाहिए। बस बेटा इनवॉइस यही है। अब आप पढ़ना है तो पढ़ो। कंटेंट ऑफ इनवॉइस बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। कंटेंट ऑफ इनवॉइस क्या क्या है? एज पर रूल 24A 1 of the service tax rule 1994, name, address and registration number, the name and address of the person, description, classification and value। छोड़ो, नीचे आओ। इनवॉइस अंडर सर्विस टैक्स प्रोविजन, ये मेन है। फॉलोइंग आर द गाइडलाइन टू प्रिपेयर ए सर्विस इनवॉइस। बिल शुड बी सीरियली नंबर, ये देखो मेरा सीरियल नंबर है। नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर, देख लीजिए नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है। सर्विस रिसीवर नेम एंड एड्रेस वो भी मैंने दे दिया है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, वैल्यू यहाँ पे है, क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, डेट ऑफ बिलिंग ये रहा, डेट ऑफ बिलिंग, बिलिंग शुड बी डन विद इन 30 डेज, हमको पता है। सिग्नेचर ये रहा मेरा सिग्नेचर। ठीक है, राउंडिंग नॉट नेसेसरी, हो गया। इनवॉइस या बनाओ या ये कॉपी से पढ़ो। ये बनाने से ध्यान रहता है कि कहाँ क्या है, फिंगर टिप में आ जाता है, रटने का जरूरत नहीं है, अपने आप तुमको याद आ जाएगा। लेफ्ट में ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, कहानी खत्म, जॉल है एकदम। नेक्स्ट पेज में बना सकते हो, बनाना है तो खाली आधा छोटा सा बना लेना जल्दी।
बड़े आगे बेटा, इनवॉइस याद ही हो गया होगा। याद रखना जो आज इनवॉइस आएगा तो वैट इनवॉइस वैसे बनेगा, खाली थोड़ा बहुत इधर उधर यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगी, रुपया हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। आइएगा नेक्स्ट, इनवॉइस शुड बी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट एडवांस रिसीव फ्रॉम सर्विस रिसीवर एंड इट इज टैक्सेबल इमीडिएटली आफ्टर रिसिप्ट ऑफ अमाउंट। ये तो पहली बात हो चुकी है कि एडवांस में मिले तो एडवांस में सर्विस टैक्स दे देना पड़ेगा, सर्विस के खत्म होने का इंतजार दुनिया में कोई नहीं करेगा। सो इनवॉइस हैज टू बी प्रिपेयर्ड इन सच केसेस नो मैटर इफ सर्विस इज प्रोवाइडेड और नॉट। पैसा मिला टैक्स दो, कोई टेंशन नहीं है। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन, हमें लगता है कि एसटी में हमें किसी तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन ही बना दी कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बोला कौन सा रिकॉर्ड? बोला परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जनरल लेजर, ये तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। सर जी सर्विस दे रहे हैं परचेज रजिस्टर, बेटा जो सर्विस ला रहे हो वो इनपुट है, परचेज ही है, उसको वहां डालो। जो सर्विस दे रहे हो वो आउटपुट है, सेल में डालो। कैश और पेटी कैश एंड जनरल लेजर। देखिएगा, द रिकॉर्ड्स as maintained by the SSC in accordance with the various law in force shall be accepted. Records specifically required to maintain under the provision of service tax are as follows. Every SSC is required to furnish to the Superintendent of Central Excise a list of accounts maintained by him in relation to ST. The list is to be submitted only at the time of filing of ST3. Sales register, purchase register, cash book, petty cash book, and general ledger. बड़ा easy है तो। These records are to be produced at a registered premises of the provider. Registered premises means all the premises from where an SSC is providing taxable service. Such a record need to be presented for at least period of Gola Maro 5 years. अब है ईजीएस्ट, पर अब इस स्कीम का दम नहीं है। पढ़ रहा हूं पर रियल लाइफ में उसकी वैल्यू नहीं है। ये तब मजा आता था जब मैनुअल पेमेंट होता था, अब मैनुअल पेमेंट तो रहा नहीं ना, अब तो क्या पेमेंट हो गया है। हाँ देखिए, ईजीएस्ट हैज बीन डेवलप, ईजीएस्ट का फुल फॉर्म तो देख लो, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम इन एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। वाह, नाम भी बड़ा अच्छा है, ईजीएस्ट। ईजीएस्ट नाम रखा ही है कि आपका जो पेमेंट करने का तरीका उसको इजी कर दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक accounting system in excise and service tax. EGS has been developed to make payment of tax easy. An SSC paying service tax manually, पर मैंने कहा ना वैल्यू नहीं है क्योंकि मैनुअली तो अब जमा नहीं होता है ना, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिकली। अगर मैनुअली किया तो अब इसका इसलिए बोल रहा हूँ मजेदार नहीं रहा अब ये। बाई फाइलिंग GAR7 चालान, एसटी जो जमा होता था वो GAR7 चालान में होता था। GAR7 चालान का मतलब होता है गवर्नमेंट अकाउंट रिसीवेबल चालान। एग्जैक्टली इसका गूगल में सर्च मारोगे तो मिलेगा गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट, गवर्नमेंट अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट रिसीवेबल चालान, GAR7 चालान। ठीक है, 7 चालान, GAR7 चालान, वन सिंगल कॉपी ऑफ चालान। पहले बहुत सारा कॉपी था, 4, अब क्या हो गया, सिंगल कॉपी। एंड इट्स एक्नोलॉजमेंट इज सफिशिएंट, वो आपको ठप्पा मार के देगा, आप जेब में डाल दीजिएगा, वही सब कुछ है। उसमें आपका चालान नंबर रहेगा, जब बैंक ठप्पा मारेगी ना तो एक नंबर वहां प्रिंट होके आ जाएगा। उस नंबर को जब आप ऑनलाइन डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं किया है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर लोगे उस नंबर से। और गलती से मान लो वो आपने चालान जमा किया, उसने वो प्रिंट नहीं किया, तो आप उसको बोलना दादा ठप्पा तो मारिए नंबर के साथ। आइए, बेनिफिट ऑफ ईजीएस्ट, 1 कॉपी ऑफ चालान हैज टू बी फाइल्ड, अर्लियर 4 कॉपीज। फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन वेरिफिकेशन, आ गया ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ टैक्स पेमेंट यूजिंग चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN। ओके, व्हाट इज चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, नीचे है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर हैज अ 3 पार्ट, बाप रे बाप पागल करेगा। 7 डिजिट BSR कोड, हर बैंक का अपना कोड होता है, वो BSR कोड दे देगा आपको। डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट मंथ एंड ईयर, यानी 8 डिजिट हो गए। और सीरियल नंबर ऑफ चालान 5 डिजिट। टोटल कितने डिजिट का हो गया बेटा, 20 डिजिट का ये CIN नंबर होता है। पहला 5 डिजिट क्या है, सॉरी पहला 7 डिजिट क्या है, बैंक का BSR कोड, फिर 8 डिजिट क्या है, डेट मंथ एंड ईयर, और लास्ट के 5 डिजिट क्या है, सीरियल नंबर। चलिए,
और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। आइए पेज नंबर 20 में आंसर को कवर करिएगा। जल्दी से बताइए, से यस और नो, हाँ और ना। जिंदगी का सबसे इजी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना, और आप तो यही आंसर देंगे। द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड नीडेड टू मेंटेन इज नॉट प्रोवाइडेड इन द सर्विस टैक्स रूल, ट्रू और फॉल्स? है, अभी है 5, परचेज, सेल, कैश, पेटी एंड जनरल। Single registration in case of multiple service render is possible subject to condition, true. Centralized billing or centralized accounting. The due date for monthly return for service tax is 25th of the succeeding month in case of company, false. A service provider is a person who rendered the service, thank God, true hai. GAR 7 challan is the form used by the service tax, sahi. Service tax record to be maintained at the registered premise of the provider, true. For any delay payment of ST, interest cannot be levied. पागल हो गया ये। If service tax paid during the PY exceed 10 lakh, then e-payment is mandatory. False. क्योंकि e-payment is mandatory in all cases. लिख लो वहां पे, इसका आंसर लिख लो। कुछ गलत लिखा होगा तो आपने जो लिख रहे हैं वो सही है। E-payment is mandatory in all cases. E-payment is mandatory in all cases. पहले 10 लाख था, फिर 1 जनवरी 2014 को इन्होंने 1 लाख किया था, और अब इसको पूरा का पूरा हटा दिया। अब तो 1 रुपया भी दोगे तो इलेक्ट्रॉनिकली है। नेक्स्ट, सिंगल रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल विद द परमिशन ऑफ डिपार्टमेंट ओनली व्हेन द एसएससी मेंटेन्स सेंट्रलाइज्ड बिलिंग और सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग फॉर मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम मोर देन वन प्रीमाइसेस, ट्रू. इन द लास्ट डे ऑफ द पेमेंट एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज अ पब्लिक हॉलीडे. Tax should be paid and return filed on the previous working days. False है, ब्रैकेट वहीं पे लिख लो, नेक्स्ट वर्किंग डेज. क्या आपको लगता है कि आंसर हमको पढ़ना चाहिए? आगे बढ़ जा, बहुत मन हो तो घर में पढ़ लेना, सोते वक्त नींद आ जाएगी. आंसर को कवर करते हुए चलना है बेटा, आंसर कवर हो जाना चाहिए, छोटा छोटा आंसर कवर कर लो. कैलकुलेटर तो हो गई. श्री राम is a practicing CA. His gross taxable service during 15-16 is 950. Registration is compulsory for him. If so, in which year? Yes. और ईयर कौन सा? 15-16. 9 लाख टच करती हो गया. मिस्टर हरी, राम केवल हरी भी आ गए. An engineer rendered the service during 14-15 for rupees 4 lakh. During current year 15-16 he rendered a taxable service on 9 lakh 10 रुपया. Up to the end of June 15, explain for him registration is compulsory. If so, what is the last date? बेटा कंपल्सरी तो है, ठीक है, और 30 दिन, 30 जुलाई. चलो आगे बढ़ो. मिस्टर ए, 30 जुलाई मतलब क्यों? 30 दिन की बात कर रहा हूं ना, इसलिए. ऑफ टैक्सेबल सर्विस अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अदर्स. ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन अप्रैल 15 करो उसको. अप्रैल 15. टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द 15-16 इज 5 लाख. रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी फॉर मी? यस. इफ यू प्रोवाइड द सर्विस अंडर द ब्रांड नेम ऑफ अदर्स, रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी. मिस्टर सी इज प्रोवाइडर ऑफ टैक्सेबल सर्विस फ्रॉम हेड ऑफिस लोकेटेड हैदराबाद and from 2 branch office located Chennai and Mumbai. Centralized registration is permissible if centralized billing and accounting carried out from head office. Yes. Who will competent authority to grant registration? DGST. आ गया बॉस, 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 बॉस आ गया बेटा. चले. वन
from this. It may be 6, it may be 8, it may be 10, nobody knows. पॉट वो चीज़ है जिसके बिना आपका एसटी घसकेगा भी नहीं। और जब एक सर्विस टैक्सेबल हो जाती है तो बिना पॉट के आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पॉट आपका बताएगा। सर पॉट कर रहे, इसका मतलब समझा दीजिए। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, इस पर्टिकुलर टॉपिक में 3 प्रोविजन को मैंने कवर किया है। पीओटी को किया है, इवेंट को किया है, वैल्यूएशन को किया है। पॉट के ऊपर एक लाइन में इसका मतलब लिख लो। एग्जैक्ट डेट ऑफ लेवी, ये उस दिन को बताएगा जिस दिन एग्जैक्टली ये लेवी होगा। क्योंकि बेटा आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तो पता है। आप कंपनी हो, आपको पता है कि मेरा अप्रैल में 6 मई को देना है, मई का जून में दे, ये पता है। पर कौन सा, क्या अप्रैल में आपका सर्विस वो ड्यू डेट मई में आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले पॉट देखो। अगर आपको पता चल गया कि आपका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अप्रैल में आ गया है, तभी तो 6 मई आएगा। मई में आएगा तभी तो 6 जून आएगा। जून में आएगा तो 6 जुलाई आएगा। तो पॉट आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ लेवी बता देगा और पता लगने के बाद अपना ड्यू डेट अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो बिना पॉट के आप बढ़ोगे तो कैसे बढ़ोगे? तो ज्यादा जिसको कहते हैं ना, ओनली क्या करना है अपने को, नो फालतू बकवास, ओनली काम की बात। और इसमें काम की बात एक ही है, पॉट का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। पॉट हमें एग्जैक्ट डेट ऑफ लेवी बताएगा। इस डेट ऑफ लेवी से हमको पता चल जाएगा कि हमारा ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एसटी कब होने वाला है। देखिए, वी मस्ट slowly understand the term point of taxation. Taxable event, taxable event का मतलब taxable event, event तभी होता है, taxable event तब पॉइंट आता है जब सर्विस का देना खत्म हो जाता है। इवेंट हो गया, इवेंट चल रहा है इंपॉर्टेंट, या इवेंट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। आपका एक सर्विस खत्म होने को हम टैक्सेबल इवेंट कह सकते हैं। पर डिपार्टमेंट कभी वेट नहीं करेगा कि आपकी सर्विस कब खत्म होगी। क्या वो मेरा वेट कर रहा था कि मेरा बैच 5 महीने बाद खत्म होगा और 5 महीने बाद एसटी लगेगा? तो मैं बोलूंगा मेरा जिस दिन मैं आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय, तो मेरा एक इवेंट खत्म हो गया, मेरा ये बैच खत्म होना है, एक इवेंट का खत्म होना है। पर एसटी तो मुझे लग गया है। और एसटी कैसे लगा होगा, वो पीओटी के हिसाब से मैंने एसटी दिया। तो इवेंट का इंतजार ना करो। किसको देखो? पॉट को देखो, पॉट। ठीक है। वैल्यू, बेटा इनकम टैक्स में तो नेट इनकम निकाल लेते हैं, पर आईडीटी में क्या निकालना है? वैल्यू। और वैल्यूएशन के लिए हमको सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 रीड विथ रूल 3 रूल 4 रूल 5 जाना पड़ेगा वैल्यूएशन सीखने के लिए। अभी यानी कि सेक्शन 67 में पूरे वैल्यूएशन को बताया गया है, और उस सेक्शन के साथ हमको जो पढ़ना है वो रूल भी पढ़ना है। और रूल में 3 रूल पढ़ने हैं, 3, 4 एंड 5। आपका काम खत्म हो जाएगा। आइए, द अमाउंट ऑफ एसटी इज बेस्ड ऑन पीओटी। एसटी किस पे डिपेंड करेगा? पीओटी पे। मान लो आप पीओटी नहीं निकाले, आप सोचो ना, आपने सर्विस आज खत्म किया, रेट ऑफ टैक्स 10%, हो ही सकता है। आपने 5 दिन बाद इनवॉइस रेज किया, 30 दिन में होता है, आपने 5 दिन बाद कर दिया, चले 5 दिन, चलो 10 दिन बाद किया। जिस दिन आपने इनवॉइस रेज किया उसके पहले पता चला सर्विस टैक्स की रेट 10 की 12 हो गई। पैसा आपको 20 दिन बाद मिला। अब क्वेश्चन है कि पैसा मिला, इनवॉइस के समय अलग रेट, कंप्लीट होने के समय अलग रेट, पैसा अलग दिन, तो आप किस रेट पे दोगे? 10 पे दोगे, 12 पे दोगे, किस पे दोगे? ये तुम्हें कौन बताएगा? पॉट। ये गलती से मुंह से मत निकाल लेना 10 या 12, तुम्हें कुछ नहीं पता, नो वेग आइडिया। सारा का सारा चीज डिपेंडेंसी किस पे होगा? पॉट पे। पॉट पता चल गया कि पॉट 30 तारीख की है, आज ही है, तो 10। पॉट पता चला 5 दिन बाद निकल के आया, तो 12। तो यानी कि ये रेट ऑफ सर्विस टैक्स जो भी है ये पॉट पे डिटरमाइन करेगा। तो चलो हम पॉट किस लिए देखते हैं? रेट को जानने के लिए। जैसे हम कहते हैं ना बेटा, एक सिक्के के 2 पहलू, हेड आएगा तो नीचे टेल होगा, और टेल आएगा तो नीचे हेड होगा। ठीक उसी तरीके से जब भी मैं रेट की बात करता हूं, रेट के बगल में हमेशा एक कॉल ब्रैकेट होता है, उसे हम कहते हैं वैल्यू, यानी भी उसी दिन का ही हमको पकड़ना पड़ेगा। ये तो रेट और वैल्यू ऑफ ड्यूटी हो गया, रेट ऑफ ड्यूटी की बात की है, और ये वैल्यू ऑफ सर्विस की बात मैं कर रहा हूं। पर अभी एक चीज बहुत जोर शोर से बाकी है, एक और रेट बाकी है। उस रेट को हम कहते हैं
रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि पैसा जो हमको मिला है वो डॉलर या एक्सचेंज में अगर मिला है इसका भी रेट लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई डॉलर एक्सचेंज की रेट तो गिरगिट जितने स्पीड में रंग बदलती है उससे जल्दी ये बदलना चालू होता है, कभी 62, कभी 65, कभी 67, कभी 66। तो यानी कि पीओटी का सबसे बड़ा फीचर्स क्या निकल के है, बिना पीओटी, अच्छा सॉरी ऐसे पढ़ते हैं, पीओटी डिटरमाइन करने का मकसद ये है कि हम कौन सा रेट लेंगे, कौन सा वैल्यू लेंगे और कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे, ये सब कुछ डिपेंड होगा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन के ऊपर। पीओटी निकलेगा, जो पीओटी निकला उसी दिन का रेट, उसी दिन का वैल्यू और उसी दिन का एक्सचेंज रेट। और यहां पे नया अमेंडेड है 2014 में कि जो एक्सचेंज रेट पकड़ोगे वो आप गैप रूल के हिसाब से पकड़ोगे। गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से पकड़ोगे। आपको घुमाने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम का भी रेट दिया रहेगा। हमको सर्विस टैक्स में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम की रेट नहीं चाहिए, मुझे गैप की रेट चाहिए, जनरल अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की रेट दी जाएगी। उस रेट से हम क्या करेंगे, एक्सचेंज डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 14% लगाएंगे। पर रुपया में जो कन्वर्ट करेंगे किस दिन का रेट लेंगे, पॉट। रेट ऑफ एक्सचेंज तो पॉट का लिए, सर रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन का लेंगे, पॉट। तो रेट ऑफ ड्यूटी लिए तो वैल्यू ऑटोमेटिकली बन के आएगा। तो ये है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का मेन कारण, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और ये आपको बताएगा। चलिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आइए। द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स इज बेस्ड ऑन व्हाट, पॉट। सर्विस टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इंस्टेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। समझ में आया इस लाइन का मतलब, इस नहीं आया? इस लाइन का मतलब है कि पहले 2012 1 अप्रैल 2012 के पहले एसटी कैश बेसिस पे चलता था। कैश बेसिस मतलब पैसा आप सर्विस दे दिए करोड़ की सर्विस देने से करोड़ पे टैक्स नहीं था। आया 10 लाख तो 10 लाख पे दो, फिर आया 5 लाख फिर 5 लाख पे दो, फिर आया 15 लाख पे दो। 1 अप्रैल 2012 के बाद सिस्टम चेंज हो गए। अब नियम हो गया पैसा क्या आया मतलब नहीं है, बिल कितने का बनाया ये मतलब है। बिल आपने 1 करोड़ का बनाया तो 1 करोड़ पे अभी टैक्स देके भागो। यानी कि अब सिस्टम एक्रूअल बेसिस पे है, कैश बेसिस पे नहीं है। ये लाइन है ना कितनी अच्छी। सर्विस टैक्स इज पेएबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इंस्टेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। उसके ऊपर लिखो रेड पेन से, HT will be on accrual basis. HT will be on accrual basis. ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है टिक मार्क में, HT on कैश बेसिस, आप लिखोगे नो, HT on accrual basis। यानी कि आज के समय HT किस पे डिपेंड है बेटा, पैसा पे या बिल पे, बिल पे। पर अभी भी इनकी इंसानियत बाकी है, इंसान अभी भी है, इंसानियत तो बाकी है ना। बोलते जा बेटा कुछ लोगों के लिए कैश बेसिस छोड़ देते हैं। बच गया मैं तो, बोला मैं क्यों बचा, इंडिविजुअल हूं ना। देखो रिलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल से एक्सेप्ट गोला इन केस ऑफ इंडिविजुअल फर्म एंड LLP पार्टनरशिप फर्म। यानी कि LLP हो गया, ये वो लोग हैं बेटा इंडिविजुअल फर्म एंड LLP जिनके लिए अभी भी एक कैश बेसिस का सिस्टम अभी भी है। और वो कैश बेसिस का सिस्टम तभी मिलेगा अगर 15-16 में हम लोग इंडिविजुअल है ना बेटा, सब कोई बैठे इंडिविजुअल है, तो 15-16 में मैं कैश बेसिस फॉलो कर सकता हूं प्रोवाइडेड पिछले साल कौन सा होता है बेटा, 14-15 में हमारा वैल्यू ऑफ सर्विस 50 लाख या 50 लाख से कम होना चाहिए। याद रखना कितना, 50 लाख या 50 लाख से, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 50 लाख और 50 लाख से कम है तो इस साल मुझे फायदा मिलेगा क्या, कैश बेसिस का। ये भी क्या है, कैश बेसिस का फायदा मिलना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कितने तक का मिलेगा। बोलता है केवल 50 लाख तक का ही मिलेगा। मैंने पिछले साल अगर 20 लाख था तो मैं इस बार ये फायदा उठाऊंगा, पर और इस साल मैंने 1 करोड़ का सर्विस दिया तो पहला 50 लाख तक कैश बेसिस और उसके ऊपर एक्रूअल बेसिस। आगे हम पढ़ेंगे पीओटी में, एक तो मैंने हिंट्स दिया ऐसा कुछ होने वाला है। आइए, if money is received in advance ahead of completion of rendering of service, service tax payable as soon as the advance is received।
कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम नीचे आ जाना, द ये होना चाहिए था नेक्स्ट पेज में, पर गलती से इस पेज में आ गया लास्ट में। द रेट ऑफ एसटी, वैल्यू ऑफ सर्विस एंड रेट ऑफ एक्सचेंज इफ एनी shall be the rate of service tax or shall be the rate of service tax or value of taxable service or rate of exchange in force or as applicable at the time when the taxable service has been provided or agreed to be provided। इसका मतलब रेट ऑफ सर्विस टैक्स, रेट ऑफ एक्सचेंज और वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? पॉट के ऊपर। कोई तुमसे पूछे पॉट क्यों निकाल रहे हो, तब बोलना भैया पॉट का मतलब एग्जैक्ट डेट ऑफ लेवी होता है, वो नहीं निकालेंगे तो रेट ऑफ टैक्स कहां से निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कैसे पता चलेगा, और वो नहीं निकालेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे पता चलेगा। अरे बाकी बातों को गोली मारो, अगर वो टाइम नहीं निकालेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ड्यू डेट हमारी क्या है। करता धरता एसटी का बेटा यही है, करता धरता है ये, यही सब कुछ संभाल के रखा है। आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 67। मैंने कहा ना वैल्यूएशन जो है सेक्शन 67 में है, 67(1), 67(2), 67(3), 67(4), रीड विथ रूल 3, रूल 4, रूल 5, बाद में देखेंगे। द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं इसको बेटा? गैप। देखो आ गया, अल्टीमेटली घूम फिर के लिख दिया। ऑन द डेट व्हेन द पीओटी अराइजेस, बस ये सबसे अच्छा काम किया गवर्नमेंट ने। ये इतना गंदा था हमारे टाइम में, पागल कर देता है, समझे में क्या मांग रहा है। अब इन्होंने एक कितनी अच्छी लाइन लिख दी कि पॉट निकाल लो, बाकी सारी चीजें वहीं पे समेट के अपने आप आ जाएगी। तो आपका काम आज के टाइम में कितना सिंपल हो गया है, खाली पॉट ही तो निकालना है। पॉट निकल गया तो सारी चीजें पानी की तरह हो जाएगी। सर आप पॉट पॉट इजी बोल रहे हैं, पॉट इतना इजी है? पॉट इजी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ है। पॉट जानने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत? जो बोर्ड पे मैं लिखाऊं वो लिख लीजिएगा, बस यही आपको मेहनत करनी है। आप बोर्ड से कॉपी में लिखे, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा रूल 1। अच्छा पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस पीओटी 2011 टू रिमूव द डिस्प्यूट अबाउट applicability of the rate of tax, that ascertainment of POT. These rules have been explained with the help of example as follows. Rule 1, याद रखना किसी का भी रूल 1 जो होता है नामकरण होता है। नामकरण, हमको नामकरण से लेना देना है क्या कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रूल 1 मतलब नामकरण, सर्विस टैक्स रूल, पीओटी रूल, जो भी हो, हर रूल 1 जाओगे तो उसका नामकरण होगा। पढ़ना है क्या नामकरण? दिस रूल आर नोन एज पीओटी रूल। हटाओ, रूल 2 होता है ना, उसमें डेफिनेशन होती है। सेक्शन 2 और रूल 2 सब डेफिनेशन है। अब मुझे डेफिनेशन पढ़ने का भी एकदम शौक नहीं है अभी के लिए, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए रूल 2C मुझे पढ़ना है, स्टमक्स करो। सर्विस 2 होती है बेटा, एक कंटिन्यूअस सर्विस, एक अदर देन कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक, सील बाबू को पूछो, सील बाबू कटिंग कराने जाते हैं कि नहीं? हाँ, सील बाबू कटिंग कराने जाते हैं। मान लो मैं ही आपका वो हूं, क्या नाई, नाई बाल काटने वाला। आप आए, आप हर महीने आते हैं मेरे पास एकदम रेगुलरली, तो क्या मैं आपको जो सर्विस दे रहा हूं, मैं जो नाई हूं, क्या ये कंटिन्यूअस सर्विस का एग्जाम्पल हो सकता है? कुछ बोल रही थी तुम, पूरा मुंह खोलो। आधा में कहाँ अटक गया? आवाज निकला नहीं, खाली एक्सप्रेशन आ गया। हाँ या ना रे? हाँ की बोल रहे? शायद। ये आज की जनरेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सामने वाला पूछता हाँ बोलो या ना बोलो, तुम लोग बोल देते शायद। बेचारा 10 साल पीछे ही घूमता रह जाता है, शायद कभी हाँ बोल दे।
ये शायद वर्ड नहीं है हमारे डिक्शनरी में, दो ही है, हाँ या ना, बोलो ना। कंटिन्यूस सर्विस नहीं है, डेफिनेटली नहीं है बेटा। हमने सील बाबू के हिसाब से सोचा, पर बार्बर शॉप में अगर तुम देखो तो कस्टमर डेली आते जाते, डेली आते, जरूरी है कि एक ही डेली आएगा? क्लाइंट चेंज होता रहता है, तो वो कंटिन्यूस सर्विस में नहीं आता है। ठीक है, सर्विस दो है, एक कंटिन्यूस, एक अदर देन कंटिन्यूस। कुछ सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर दिया, भाई ये कंटिन्यूस है तो वो कंटिन्यूस है। माई बाप जो बोले वो ठीक है ना, वो तो हमारा माई बाप है। गवर्नमेंट ने बोला ये कंटिन्यूस है, सर जी ये तो 2 दिन दिया, 2 और 3 दिन नहीं जानते, हम बोले कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूस, दिन को रात कहो तो हम रात कहेंगे, बस वही वाला वाला है। तो इसने बोला रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इनको छोड़ के बाकी जो सर्विसेज हैं वो तुमको डिसाइड करना है कि वो कंटिन्यूस या अदर देन कंटिन्यूस है। सर जी हम कैसे डिसाइड करेंगे? बड़ा सिंपल है यार, कुछ सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने छोड़ी है, उन माने फिक्स किया, उनको छोड़ के अगर कोई भी सर्विस 3 महीने से ज्यादा दी जाए तो उसे कंटिन्यूस का दर्जा दे दिया जाएगा। याद रहेगा ना, कितने महीने से ज्यादा? 3 महीने, वो कंटिन्यूस हो गई। और जो गवर्नमेंट बोला है ये कंटिन्यूस है, चाहे वो 2 ही दिन क्यों ना हो, वो कंटिन्यूस है तो है तो है। देखते हैं, पढ़ते हैं। कंटिन्यूस मीन्स any service which is provided to be provided continuously or on a recurrent basis under a contract for a period exceeding कितना बेटा? 3 months with the obligation for payment periodically or from time to time, or where the central government by notification in official gazette prescribe provision of particular service to be a continuous service। गवर्नमेंट जो बोला वो तो मानना ही पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने जो नहीं बोला उन बाकी के लिए क्या नियम है? 3 महीना से ज्यादा। बड़ा सिंपल है बेटा। वेदर और नॉट सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, हायरिंग ऑफ गुड सर्विस प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 3 months कंटिन्यूसली। नोटिफाइड सर्विस द फॉलोइंग नोटिफाइड, गोला मारो ये नोटिफाइड है कंटिन्यूस का, ये अगर 1 दिन भी देगा तो उसको कंटिन्यूस ही बोलेंगे। कौन कौन? टेलीकम्युनिकेशन एंड सर्विस पोर्शन इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो पढ़े थे ना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वो कंटिन्यूस है, और जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है वो कंटिन्यूस है। इन 2 को छोड़ के बाकी सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यूस तभी होंगी अगर वो 3 महीना से ज्यादा कंटिन्यूसली दी जा रही है तो। याद रहेगा ना? हाँ, आइएगा आइएगा नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 25, पीओटी का पहला रूल। इसके बिना पूरा सर्विस टैक्स 0 है। रूल 3, डिटर्मिनेशन ऑफ पीओटी। अगर आपसे कोई आज के बाद पूछेगा पीओटी क्यों निकाल रहे हो, सर जी पीओटी नहीं निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा। बोला क्यों? बोला पीओटी निकालेंगे तभी तो रेट निकलेगा, रेट ऑफ ड्यूटी, रेट ऑफ एक्सचेंज, वैल्यू, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो रूल 3 आपको सिखाएगा पीओटी कैसे किया जाएगा। तो हम क्या करें, नेक्स्ट पेज नंबर 26 में थोड़ी सी खाली जगह है। ठीक, ये महाराजा है, बाकी सब इसके प्यादे हैं। ये आता है तो सब कुछ आ जाएगा। अरे महाराजा को मार दोगी तो प्यादे लेके क्या करोगी? इसलिए बोला था चेस खेल, खेलेगी वही लूडो सांप सीढ़ी, और सांप सीढ़ी खेलेगी अभी 98 में ठीक फंसेगी और सीधा 2 में आएगी। हैं? ठीक है बेटा, इंटेलिजेंट का गेम खेलो। चेस खेलना चाहिए, माय गॉड, चेस ठीक है, चलो बेटा पता लगाओ। अच्छा ये तो तुम्हें एक बात बता देता हूं, याद रखना, बड़ा प्यारा वर्ड में बोलता हूं कि सर्विस टैक्स के पीओटी का डिटर्मिनेशन करने के लिए 3 राक्षसों का होना बहुत जरूरी है। राक्षस कौन कौन से राक्षस? कौन से राक्षस बता रहा हूं, बता, मैं लिख रहा हूं। 3 राक्षस। एक राक्षस को हम लोग बोलते हैं DOCS सर्विस, एक राक्षस होता है DOI
डेट ऑफ इनवॉइस, और एक राक्षस है डीओपी, डेट ऑफ पेमेंट। इन 3 राक्षस के ना पीओटी नहीं निकलेगा। और ये जब भी आप सम बनाओगे पहले 3 राक्षस लिख लोगे कॉपी में, कंप्लीशन का डेट, इनवॉइस का डेट एंड पेमेंट का डेट। जैसे आपने ये 3 लिखा फिर तो भगवान भी आ जाए, तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तुमने ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा? भगवान भी आ जाए क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन तो दिया हुआ, गलत कैसे होगा? तुम लोग सुनते हो नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई 3 राक्षस कौन कौन? कितना बड़ा गधा है तुम? बोला 3 राक्षस। रास्ते में किसी ने पूछा 3 राक्षस, बोला डीओसी, मारेगा तुमको? महिषासुर, बकरासुर, कैसा कैसा क्वेश्चन का आंसर देता है। चलो कोई बात नहीं। इनवॉइस इज रेज्ड, अपने आप से आप क्वेश्चन कर रहे हो ये। इनवॉइस इज रेज्ड विदिन 30 days of date of completion of service। आप अपने से क्वेश्चन पूछो, क्या कंप्लीशन जिस दिन हुआ उसके 30 दिन में इनवॉइस रेज हो गया? तो 30 दिन कैसे काउंट करोगे बेटा? आज तारीख कितनी है? 20। तो 20 को छोड़ देना, 21 से आपका 30 दिन चालू होगा। 21, 22, 23 अभी कौन, ठीक है ना? तो जैसे जनवरी 20 है, जनवरी 20, तो 20 को खत्म हुआ, 21 से चालू होगा। तो अब जनवरी कितने का महीना है? 31। तो देखना अगला 20 फरवरी को 1 महीना खत्म होगा। और अगर महीना 30 का है तो 21 तारीख को खत्म होगा। समझ गए चक्कर? आप काउंटिंग करो ना। करना है क्या? सिखाना है क्या? 20 है तो कब से? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। तो आपको याद रखना है कि अगर 31 का महीना होगा तो सेम डे को 30 दिन खत्म होगा, और 30 का महीना होगा तो 1 दिन बाद आपका 30 दिन खत्म होगा। ये सब टेक्निकल चीजें, टाइम वेस्ट न करके दिमाग में सेट करो। तो इनवॉइस इज रेज विद इन 30 days ऑफ डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा आपने क्लाइंट को, क्या आपने इनवॉइस 30 दिन में दे दिया था? क्लाइंट आंसर 2 ही दे सकता है, हाँ या ना। यस एंड नो। अगर आपने हां कर दी तो पीओटी होगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने ना कर दिया तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज ठीक है ना बेटा? याद हो गया? डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट। यहां पे क्या है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या फिर डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। जॉल होएगा चेक तुम, और कुछ भी नहीं पढ़ोगे। ऐसे ही पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है बोलने से भी फायदा नहीं है। अगर मैं बोल भी दूंगा कि पढ़ लेना तो तुम पढ़ोगे नहीं। इससे बेटर क्या, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, खाली यही पढ़ोगे। ठीक है ना? चलो देखो कैसे होता है। आप इस चार्ट के, क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का, लास्ट के 3 पॉइंट को कवर कर लो, 3 कॉलम को कवर कर लो। कैलकुलेटर, हाँ, 3 कॉलम को कवर कर लीजिएगा। स्टार्ट करूं? फटाक से आंसर दीजिएगा। आपके पास केवल 3 मिनट बचते हैं। आज हमको पार्टी में जाना है, सुबह से कुछ खाया नहीं हूं।
या साल में। नेक्स्ट लास्ट के 3 पॉइंट को कवर करिए, आप फटाफट आंसर दीजिएगा। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 10 अप्रैल है, डेट ऑफ इनवॉइस 20 अप्रैल है। आंसर हाँ है या ना है? 30 दिन में हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है सर, 10 की 20 को हो गया, 30 दिन के भीतर हो गया। तो 30 दिन के भीतर जैसे ही हो गया तो आपके मन में ख्याल क्या आएगा कि DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर। DOI तो आपके पास 20 अप्रैल है और DOP क्या है जून 30, तो कौन सा अर्लियर है? तो POT क्या है 20 अप्रैल, खत्म। अब 20 अप्रैल को POT निकल गया, अगर मैं तुमसे पूछूं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा? सर अप्रैल है ना, 6 मई होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में लिखा है कंपनी है। आगे बढ़ो। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 10 अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 26 में। ओ माय गॉड, 30 दिन में नहीं हुआ। अगर 30 दिन में नहीं हुआ तो POT क्या होगा? डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जल्दी से देखो, पेमेंट है जून 30 को और कंप्लीट है 10 अप्रैल को। POT क्या? 10 अप्रैल। फिर निकल गया 10 अप्रैल, तो ड्यू डेट क्या होगी? 6 मई। चलो 10 मई 20 मई, हाँ 30 दिन हो गया है। और पेमेंट 30 दिन हो गया तो पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट कब हुआ है? 15 अप्रैल, तो क्या होगा POT? 15 अप्रैल। तो फिर से ड्यू डेट क्या होगी? 6 तारीख। ठीक, अब आ जाओ 20 अप्रैल 26 में होवे ना, 30 दिन में नहीं हुआ है। तो 30 दिन में नहीं होने से फिर हम यहाँ आ गए, कंप्लीशन का डेट और पेमेंट देखेंगे। कंप्लीशन तो आपके सामने ही है 10 अप्रैल। पेमेंट चेक कर लेते हैं। पेमेंट का देखो 2 पेमेंट है, एक 5 अप्रैल और एक 25 मई। तो 2 पेमेंट है तो 2 अलग अलग देखो। पहला 5 अप्रैल को पेमेंट हुआ है तो विच एवर इज अर्लियर 5 अप्रैल, तो एक POT 5 अप्रैल। और जो सेकंड पेमेंट हुआ है वो 25 मई को हुआ है, तो उसके लिए 10 अप्रैल। दोनों ही केस में ड्यू डेट क्या होगी? 6 मई। चेक कर लो। ये तो लगा ना पानी है। आज के बाद तुमको खोलना पड़ेगा रूल 3 क्या लिखा है। 30 दिन में हो गया हाँ, तो DOI और DOP विच एवर रिजल्ट नहीं हुआ तो DOCS और DOP विच एवर रिजल्ट लिया। रूल 3 पे तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ये तो एकदम खतरनाक रूल है। देखा 3 मिनट देखो उधर, एग्जैक्ट टाइमिंग पे चल रहा है। चलिए अब ज्यादा खुशी ना मनाइएगा, क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज में 6 वो सब बना के लाइएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हम चेक करेंगे मंगलवार को, कल नहीं करेंगे। कल मैं पढ़ाऊंगा नेगेटिव लिस्ट। ऐसे मैं POT पढ़ाता नहीं, आज मैं वहीं पे खत्म कर देता, पर मुझे लगा रूल 3 तुम्हें सिखा दूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। कल सुबह मिलेंगे हम नेगेटिव